गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने कैंथेरिस के रूब्रिक्स देखे, डिल्यूजन सीज्ड देखा और पजेस्ड बीइंग देखा, डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग देखा। ये दो पार्ट्स में मैंने कुछ रूब्रिक्स बताए थे कैंथेरिस के। अब मैं आपको एक कैंथेरिस की पूरी पिक्चर दे रहा हूँ। मतलब ये कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उस सब को अच्छे से इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने एक कैंथेरिस की लाइव पिक्चर होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कैंथेरिस एक ऐसी दवाई है जिसमें अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है। अर्जेंसी इज द की नोट ऑफ कैंथेरिस। अर्जेंटली मुझे ये काम करना है, अर्जेंटली मुझे छुटकारा दिलाओ। ठीक है, अब ये जो अर्जेंसी है कैंथेरिस की, इस अर्जेंसी को इंटरकोर्स की अर्जेंसी के साथ कंपेयर किया गया है। मतलब जैसे जब किसी मेल या फीमेल में इंटरकोर्स करने की भयंकर इच्छा जाग जाए तो अब उस पार्टनर को दूसरा पार्टनर चाहिए ही चाहिए। वो अर्जेंसी इतनी ज्यादा होती है कि इंसान अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ सकता है। इस समय इंसान का बिहेवियर सिविलाइज्ड नहीं रह जाता, अब उसका बिहेवियर वाइल्ड हो जाता है और ये वाइल्डनेस तब तक बढ़ती ही जाएगी जब तक कि उसको पार्टनर नहीं मिल जाएगा। अब वो मदहोशी की अवस्था में चिल्ला चिल्ला कर पार्टनर की डिमांड करेगा। डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प। इस चीज को आप अगर समझ के देखें कि ये जो चीज है, ये इंटेंसिटी ऑफ अर्जिंग को समझाने की कोशिश कर रही है। ये जो बात मैंने आपको बताई, ये जो लाइनें मैंने आपको बताई, ये लाइनें इंटेंसिटी ऑफ कैंथेरिस उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि कैंथेरिस में इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, अर्ज कितनी ज्यादा है, जल्दी से जल्दी आराम कितना जल्दी पाना चाहता है ये इंसान। इस इंसान को एक मदहोशी की अवस्था है कि मेरी मदद करो और मुझे तुरंत मदद मिले। वो सब कुछ भूल जाएगा कि वो क्या कह रहा है, वो कहां पर है, वो किस तरह से बात कर रहा है। अंदर से वो इतनी ज्यादा पीड़ा या तड़प महसूस कर रहा होगा कि उसको किसी तरह से इस तड़प से छुटकारा चाहिए। समझे आप बात को? कैंथेरिस का मेन क्रक्स ये है कि वो तड़प रहा है और उसको इस तड़प से तुरंत छुटकारा चाहिए। अब वो खुद ऐसा समझता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि कैंथेरिस को ये एहसास नहीं है कि ये गलत है या नहीं है, उसको एहसास है कि ये गलत है, उसको पता है कि ये गलत है। अब ये देखो, इसको समझ में आ रहा है कि वो गलत है, लेकिन फिर वो कर क्यों रहा है ये गलत? ये गलत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अब अपने अंडर कंट्रोल नहीं रहा। उसका संपूर्ण वाइल्ड बिहेवियर उसकी अपनी इच्छा के अधीन नहीं है। वो सारा बिहेवियर, ये सारा वाइल्ड बिहेवियर उसकी उस तड़प के अधीन आ गया है, जिसके वशीभूत होकर इसे वो सब करना पड़ रहा है जो तड़प करवा रही है। इसको कहते हैं डिल्यूजन पजेस्ड बीइंग। अब उसके स्वविवेक से या एनालिटिकल बिहेवियर के हिसाब से उसका चलना उसके बस में नहीं रहा। हम कोई भी काम करते हैं तो एक एनालिटिकल बिहेवियर से करते हैं। मतलब ये कि ये अगर मैं करता हूं, इस चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं तो इतना गलत फर्क पड़ेगा और इतना सही फर्क पड़ेगा। तो अगर सही फर्क पड़ने वाली चीज बहुत ज्यादा है और गलत थोड़ा सा है तो हम उसको चला लेते हैं। इसको कहते हैं एनालिसिस करना। कैंथेरिस में ऐसा नहीं है। कैंथेरिस के पास एनालिटिकल बिहेवियर है ही नहीं। ये जो अब आप सोचो कि कोई इंसान
कोई इंसान किसी का गला पकड़ के खड़ा है, मैंने किसी का गला पकड़ लिया, तो अब बताओ क्या उस इंसान का विवेक काम करेगा? नहीं, उसका तो शरीर काम करेगा। ही वांट्स टू बी फ्री इमीडिएटली, येन केन प्रकारेण, जैसे भी उसको फ्री वहां से आजादी मिले वो हर चीज करेगा। अब उसका विवेक जैसे खत्म हो गया है, उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता किसी भी तरह के फैसले पर पहुंचना कि ये परेशानी इस तरह से सॉल्व की जा सकती है या नहीं, लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। उसका दिमाग जैसे फ्रीज हो जाता है। देखो, समझो बात को आप। क्या हुआ कि इंसान के पास में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, हम दूसरा इंसान क्या कहता है उसको, दूसरा इंसान कहता है यार ठंडे दिमाग से सोच, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन ये इंसान अभी जिस अवस्था में है, कैंथेरिस पेशेंट जिस अवस्था में है, उस अवस्था में इंसान, कोई भी इंसान ठंडे दिमाग से नहीं सोच सकता है। कैंथेरिस की मेंटल स्टेट ये है जहां इंसान का सोचना समझना बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। अब उसका विवेक बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है। अब उसका दिमाग जैसे सीज्ड हो गया है और मन की तरफ, और ये सीज्ड दिमाग मतलब जो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि ये इतना सही इतना गलत, कुछ नहीं, बस उसको सिर्फ उसके दिमाग पर उसकी तड़प, उसकी परेशानी बुरी तरह से हावी हो रखी है। इस तड़प और फ्रीज दिमाग के कारण ये पागलों की तरह बहुत वायलेंट और वाइल्डली बिहेव करने लगता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह इसकी तड़प शांत हो। ये तड़प क्या है? ये तड़प है कि मैं किसी तरह से अपनी परेशानी से निकलूं। ये तड़प जो है इसको वाइल्ड बिहेवियर करने पर मजबूर कर देती है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से इसकी तड़प शांत हो। जिस तरह इंटरकोर्स की इच्छा या भयंकर तड़प होने पर दूसरा पार्टनर ही उस तड़प को शांत कर सकता है। मतलब वो अकेला वो खुद ब खुद इस डिजायर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। उसे किसी की मदद चाहिए, मतलब उसे किसी की हेल्प चाहिए, और ये हेल्प बहुत ही अर्जेंटली चाहिए। ऐसा इसका विश्वास बन जाता है। इसलिए ये मदहोशी की अवस्था में दूसरों से मदद के लिए उग्र व्यवहार में गुहार लगाता है। डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर। अब चूंकि एनालिटिकल बिहेवियर करने की इसकी क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए इंसान अपने अनइवॉल्व्ड या यूं कहें अंदर के जानवर से वशीभूत होकर बिहेवियर करता है। हम सब लोग जानते हैं कि हम ह्यूमन कैसे हैं, हम इवेल्युएटेड है ना, हमारा इवोल्यूशन हो रखा है। पहले हम जानवर थे, लेकिन जैसे जैसे हम इवैल्यूएट हुए, हमारे अंदर वैल्यूज ऐड हुई, वैसे वैसे हम इंसान बने, हम सिविलाइज्ड हो गए। आज भी हर ह्यूमन बीइंग किसी भी तरह के जानवर की तरह बिहेव कर सकता है। कहते हैं ना कि ये इंसान तो कुत्तों की तरह भौंक रहा है, ये इंसान तो सांप है, सांप धोखा इसकी रग रग में भरा पड़ा है ना। मतलब ये हुआ कि वी हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो हमारा जो अपर ब्रेन है ये काम करता है तो हम ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं। अगर हमारा लोअर ब्रेन काम करता है तो हम जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद है अपर ब्रेन में जीना, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। इवैल्यूएटेड रूप में जीना ये हमारी जिंदगी का मकसद है। कैंथेरिस की अब तक जो आपने पिक्चर देखी उससे आपको एक चीज समझ आई होगी कि कैंथेरिस का पेशेंट जिस तरह की मेंटल स्टेट में है, 99% रेपिस्ट इसी तरह की मेंटल स्टेट का शिकार होते होंगे।
तभी वो इस तरह का काम कर पाते हैं जो वो जानते हैं कि इस तरह का काम करने के बाद हमारा समाज हमें ठुकरा देगा, हमारे माँ बाप हमें ठुकरा देंगे, हमारे भाई बहन हमें ठुकरा देंगे, लेकिन वो उसके बावजूद भी ऐसा काम करने पर मजबूर हो जाता है अपनी इंटरनल अनसैटिस्फाइड डिजायर के कारण। अब आगे देखते हैं। तो अब ये जो बिहेवियर है, वाइल्ड बिहेवियर है, वाइल्ड बिहेवियर का मतलब क्या है? वाइल्ड बिहेवियर का मतलब ये है कि आप अपने हर तरह के सिविलाइजेशन को बिल्कुल अलग रख देते हैं, आप सिविलाइज्ड मैनर से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। तो अब ये गाली गलौज करने लगता है, दूसरों पर चिल्लाना, बेशर्मी से अपनी बात को करना, इसको ब्लास्फेमी कहते हैं। ब्लास्फेमी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है कैंथेरिस का। बहुत उत्तेजित रहना या ये सब करने लग जाता है। इसकी अर्जेंसी कुछ इस तरह की होती है जैसे एक ऐसे व्यक्ति की अर्जेंसी जिसका कोई निर्दयी व्यक्ति गला घोंट रहा हो। समझे बात को आप? मैंने रूब्रिक बताया था पहले कि उसको ऐसा लग रहा है कि डिल्यूजन चॉक्ड ऑफ बीइंग बाय आइसी कोल्ड हैंड्स, थॉट समवन टेक्स हर बाय हैंड्स विथ कोल्ड। ये सब जो रूब्रिक्स हैं, इन दोनों रूब्रिक्स का एक ही भाव है कि उसको ऐसा लगता है, इतनी अर्जेंसी में आता है, जैसे कोई अगर गला पकड़ ले आपका, तो आपको कितना अर्जेंटली ये फील होगा कि जल्दी से जल्दी मैं अपना गला छुड़वाऊं ताकि मैं जिंदा रह सकूं। इस तरह की अर्जेंसी इसके सामने आ जाती है। उस व्यक्ति को जल्दी नहीं छोड़ा गया तो इसका सांस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो उस समय जिस तरह से वो सांस के लिए छटपटाता है, उसी तरह से कैंथेरिस छटपटाता है। उसी तरह से कैंथेरिस के व्यक्ति में बहुत ज्यादा छटपटाहट है और स्वविवेक खत्म हो जाने के कारण उसे इस छटपटाहट को मिटाने के सारे रास्ते भी बंद दिखाई देने लगते हैं। आप आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए उस इंसान की छटपटाहट को जिस इंसान का किसी ने गला पकड़ रखा है और उसे सांस नहीं आ रहा। इतना अर्जेंसी में होता है कैंथेरिस का पेशेंट, और इस अर्जेंसी में उसको ये कुछ भी ये समझ नहीं आता कि मैं ये करूं, वो करूं, क्या करूं। मतलब वो पूरी तरह से सीज्ड हो जाता है। अब अगर उसे ऐसा लगता है कि व्यक्ति उसकी तड़प मिटा सकता है, अगर उसकी कोई भी मदद कर सकता है, तो वो बिना रुके उस आदमी से अपना काम निकलवाने की भरसक कोशिश करेगा। अगर उसे लगता है कि कोई भी शख्स उसकी मदद कर सकता है, तो वो अपनी भरसक कोशिश करेगा और उस समय वो दया नहीं मांगेगा। उस समय उसके दिमाग में एक आदेशात्मक रवैया होगा कि अरे तुझे दिख नहीं रहा, मैं मर रहा हूं, मुझे छुड़वाओ इससे। इस तरीके से वो मदद मांगेगा। तो ये कैंथेरिस की विशेषता है। वो मदद इस तरह से मांगता है कि ये मदद उसका हक है। अरे तुमको समझना चाहिए कि मेरी मदद करो। और अगर ये मदद उसे नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई अब तक? उसकी मदद करनी चाहिए थी उन लोगों को जो उसकी मदद कर सकते थे। इसलिए वो पागलों की तरह, जानवरों की तरह मदद के लिए बेचैनी भरे स्वर में चिल्लाता रहता है, बार बार चिल्लाता रहता है। दो रूब्रिक्स बने, डिलीरियम कॉन्स्टेंट एंड डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर। डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर इतना इंपॉर्टेंट रूब्रिक है कैंथेरिस का कि इस एक रूब्रिक की भावना, अगर आपको पेशेंट की भावना सिर्फ इसमें समझ में आ जाए कि हाँ यार ये डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प कर रहा है, तो अगर आपको सारी पिक्चर से ये समझ आए कि दिस पेशेंट इज क्राइंग फॉर हेल्प,
तो आप कैंथेरिस के बारे में सोच सकते हैं। ये कैंथेरिस का बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। अब ये बेचैनी अपनी इच्छित वस्तु को पाने की तलब होती है, मतलब कि कार्य शुरू करने के पहले इसको लगता है कि वो कर लेगा। ठीक है, अब देखो, अब तक की जो कहानी बताई, इस कहानी को हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में उतारने की अगर कोशिश करें तो क्या होता है कि ये एक बेचैन इंसान है। ठीक है, इसको सबसे पहले ये होता है कि यार मैं वो हासिल कर लूं, कोई भी चीज हासिल कर लूं, कोई भी पद हासिल कर लूं या इस स्थिति को हासिल कर लूं। तो अब पहले वो कोशिश करता है, ठीक है, कि मैं इसको हासिल कर लेता हूं। लेकिन हमें अगर कुछ भी हासिल करना होता है तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी होती है धैर्य। अगर किसी इंसान में धैर्य है तो वो धीरे धीरे करके हासिल कर लेता है। लेकिन कैंथेरिस का पेशेंट ऐसा पेशेंट है जिसमें धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मान के चलो कि कैंथेरिस के लिए धैर्य कॉन्ट्रा इंडिकेटेड चीज है। अगर किसी इंसान में आपको धैर्य की झलक नजर आ रही है तो उस इंसान को आप कभी कैंथेरिस नहीं दे सकते हो। इतना ज्यादा कैंथेरिस और धैर्य का 36 का आंकड़ा है। तो इस इंसान को धैर्य बिल्कुल भी है नहीं। उसे ऐसा लगने लगता है कि यार इतना वक्त हो गया, अब तक कुछ नहीं मिला मुझे। बहुत ही जल्दी इसका उत्साह निराशा में बदलने लगता है और ये जो चीज है, ये चीज उसके अंदर एक स्टेट डेवलप करती है। ये स्टेट है एंजाइटी, इनर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये एंजाइटी जो है, इनर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसका काम आधा ही हुआ है लेकिन वो उस निर्धारित लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए अब वो मेहनत और नहीं कर सकता है। उसके दिमाग में ये हो गया, मान लो आपको एक चैप्टर को पढ़ने में 2 घंटे लग रहे हैं तो कैंथेरिस का पेशेंट 10 मिनट बाद ये कहेगा कि यार नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, इतना कोई पढ़ता है क्या, और मैं ये कुछ समझ ही तो नहीं आ रहा। मतलब उसको 10 मिनट में समझ जाना है सारी चीज को। जो 2 घंटे में समझी जाएगी उसको वो 10 मिनट में समझना है। ये जो आज की हमारी जनरेशन है, उस जनरेशन में कैंथेरिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। आज की जनरेशन को कवर करने वाली जो रेमेडी है वो कैंथेरिस है। ये चीज 90% सत्य है। अब जैसे पुराने जमाने में जो रेमेडी होती थी वो रस्टॉक्स होती थी, आज के जमाने की जो रेमेडी है वो है कैंथेरिस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी पेशेंट्स को उठा के कैंथेरिस ही दे दोगे। कैंथेरिस की मेंटल स्टेट में आज का युवा कैंथेरिस की मेंटल स्टेट में जा सकता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। तो अब क्या होता है कि जो मैंने अभी कहा ना कि आज का युवा, तो ये आज के युवा की मेन कहानी क्या है कि अपने मन की बेचैन अवस्था के कारण वो बिना मेहनत के फल खाना चाहता है। वो बिना मेहनत के अचीव करना चाहता है, बहुत सारा अचीव करना चाहता है, या यूं कहें कि थोड़ी सी मेहनत से बहुत ऊंची चीज प्राप्त करना चाहता है। ये लाइन इस कैंथेरिस के पेशेंट की अर्जेंसी को दिखाती है। तो उसकी अर्जेंसी, तड़प, बेचैनी और कुछ पाने की चाहत, न सिर्फ चाहत, मदहोशी की अवस्था तक पहुंची सनक, कहना चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये मेटाफोरिकली उदाहरण है इसके अर्जेंसी प्लस सीज्ड प्लस एंग्विश बिहेवियर का। ये जो अर्जेंसी है ना, इसको ये कि मैं छोटी सी चीज में, मतलब थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा चीज हासिल कर लूं, ये चीज, ये जो बात है, ये बात अर्जेंसी, इसके सीज्ड बिहेवियर, इसके एंग्विश बिहेवियर, इन सब का कॉम्बिनेशन है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये बेचैनी इसमें है क्यों, है ना, ये इसमें है क्यों, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो क्यों है, क्योंकि कैंथेरिस व्यक्ति खुद को दबंग यानी मोस्ट कैपेबल इंसान समझता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैंथेरिस डिफाइंड में है, कैंथेरिस डिसओबीडियंस में है। कैंथेरिस किसी को ओबे नहीं करता,
किसी को कैंथेरिस जो है हार नहीं मानता है अपनी किसी के आगे, किसी को सर्वेसर्वा नहीं मानता, ये खुद को सर्वेसर्वा मानता है। मतलब ये किसी के दबाव में नहीं चलता, वो ये सोचता है कि वो खुद कुछ भी कर सकता है। अब अगर ऐसे दबंग व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या शक्ति के अधीन रखना पड़े या उसको अधीन रहना पड़ जाए तो सोचो वो कितना दबाव में आ जाएगा। अब देखो, ये जो मैंने कहा ना कि अब अगर ऐसा दबंग व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शक्ति के अधीन आ जाए, अब ये अन्य व्यक्ति और शक्ति कौन है? ये है डिसईज। ये वो बीमारी है, ये वो तकलीफ है, ये वो पैथोलॉजी है जिसके अधीन इसको चलना पड़ रहा है, और ये चीज उसकी तड़प को और ज्यादा बढ़ाती है। ठीक है। अब मतलब कि किसी मजबूरीवश कोई काम करना पड़ जाए या उसको उसकी इच्छा के अनुसार न काम करने दिया जाए तो यह स्थिति कैंथेरिस के लिए बहुत कष्टकारी होती है। कैंथेरिस कभी भी किसी दूसरे के हिसाब से नहीं जीना चाहता, चाहे वो दूसरा उसका पार्टनर हो, चाहे वो दूसरा उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके टीचर या उसका ऑफिस का कलीग हो, कोई भी हो, ये किसी के हिसाब से नहीं जीना चाहता, ये सिर्फ अपने हिसाब से जीना चाहता है। कैंथेरिस ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसको बीमारी के हिसाब से चलना पड़े। नहीं, कैंथेरिस हमेशा अपने हिसाब से चलने वाले लोगों में है। ठीक है। तो ये दबाव हालात का, बीमारी का या परिस्थिति का आदि किसी का भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैंथेरिस का एसेंस है। आपको इसमें कभी भी किसी भी तरह की कोई सवाल हो आपका, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कभी भी कोई भी क्वेरी डालिए। मुझे जितना पता होगा मैं उसका आंसर उतनी अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।